अगर इसराइल दरियाए नील से लेकर दरियाए फरात तक का इलाके पर कब्जा कर ले तो ये दुरुस्त होगा। बार बार इसका मीडिया के अंदर जिक्र आता है, सोशल मीडिया के अंदर इसका जिक्र आता है, तो इसकी क्या वजूहात है? अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद या उनकी उम्मत को ये जो इलाका है उसका वादा किया है कि ये इलाका उन्हें मिलेगा। बार बार कहा जाता है कि ये सरजमीन जो है ये बनी इसराइल को दी जाएगी, यानी यहूदियों को दी जाएगी। साजिशों के ताने बाने बन रहे थे इसराइल के क़याम के लिए, और ये ज़्यादातर साजिशें जो थी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थीं और ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ थीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर एक इंतहाई अहम और दिलचस्प वीडियो के साथ सलमान अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़वातीन व हज़रात, चंद दिन पहले अमरीका के सफ़ीर बराए इसराइल जिनका नाम है माइक हकबी, उन्होंने एक बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल सा बयान दिया जिसके बाद काफ़ी शोर शराबा मचा पूरी दुनिया में। माइक हकबी ये कहते हैं कि अगर इसराइल दरियाए नील से लेकर दरियाए फरात तक का इलाके पर कब्जा कर ले तो ये दुरुस्त होगा, यानी ये दुरुस्त तस्लीम करना चाहिए। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स जो थे, उन्होंने बड़े कैजुअली कहा कि इट वुड बी फाइन इफ दे टेक इट ऑल। अब दरियाए नील से लेकर दरियाए फरात तक का जो इलाका है, अच्छा खासा बड़ा इलाका है, तकरीबन मुकम्मल मशरिक़े वस्ता का इलाका बनता है। बहुत से ममालिक इसमें शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मशरिक़े वस्ता का ये इलाका जो है, जिसे हम दरियाए फरात से दरियाए नील के दरमियान का इलाका कहते हैं, इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? इसमें सऊदी अरेबिया का मगरबी इलाका शामिल है, इसमें बाद मुसलमानों के मुतबर्रक इलाके या मकामात मुक़द्दसा भी शामिल हैं, इसमें इराक़ शामिल है, इसमें सीरिया शामिल है, इसमें लेबनान शामिल है, इसमें उर्दन भी शामिल है और मिस्र का नॉर्थ ईस्टर्न इलाका शामिल है। तो ये एक काफ़ी बड़ा इलाका है। तो ऐसा दावा क्यों आया? सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि इस पूरे इलाके को जो मॉडर्न पॉलिटिकल डिस्कोर्स है इसराइल के अंदर का, उसमें ग्रेटर इसराइल कहा जाता है, यानी कि मुकम्मल इसराइल। अब ये तस्वुर कहाँ से है, इस हवाले से मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि इसके आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या है। बैनुल-अक़वामी तौर पर कानून जो है, बैनुल-अक़वामी कानून इसे तस्लीम नहीं करता और इसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करता है, और मौजूदा जो मुरव्वजा बैनुल-अक़वामी कानून है उसमें भी इसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन बार बार हम इसका जिक्र सुनते हैं, बार बार इसका मीडिया के अंदर जिक्र आता है, सोशल मीडिया के अंदर इसका जिक्र आता है। तो इसकी क्या वजूहात है, इस पर एक नज़र दौड़ाएंगे। अगर आप इस वक्त अपने नक्शे पर देखें तो ये पूरे का पूरा इलाका जो है, इसके ऊपर इसराइल के बाज़ लोग जो हैं वो दावा करते हैं कि ये इसराइल में शामिल होगा, और ये क्यों कहते हैं इस हवाले से भी आपको मुकम्मल मालूमात देते हैं। अभी एक और तस्वीर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये एक IDF का सोल्जर है, यानी इसराइली मिलिट्री का सोल्जर है, और उसके यूनिफॉर्म पर ये पैच लगा हुआ है जिस पर ग्रेटर इसराइल का नक्शा मौजूद है। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो जो ऑफिशियल वर्दी है, जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म है IDF के सोल्जर्स की, उसका हिस्सा नहीं है ये पैच, लेकिन इंडिविजुअली काफ़ी सारे सोल्जर्स जो हैं इस पैच को लगाते हैं और इस पर ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना हुआ है। यानी इसराइल का ये जो मौजूदा नक्शा है, जो मौजूदा इसराइल है, उससे कई गुना बड़ा है और इसमें बहुत से दीगर ममालिक शामिल हैं। अब होता यह है कि बहुत से अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज़ हैं, उनकी जो पब्लिकेशंस होती हैं, उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, या उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ वीडियोज़ आती हैं, उसमें भी इस नक्शे का बतौर एम्बलम जो है उसकी डिपिक्शन की जाती है, उसको दिखाया जाता है। हम सरकारी तौर पर देखें या ऑफिशियली देखें तो ना तो इसराइल ऑफिशियली ये क्लेम करता है कि ये सारे का सारा इलाका जो है वो उसकी टेरिटरी में शामिल है, और ना ही अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली या सरकारी सतह पर इस तरह का कोई क्लेम किया जाता है, बावजूद इसके कि अमेरिका के सफ़ीर की जानिब से ये एक इंतहाई मज़ाक़खेज़ दावा जो है वो सामने आया है। अगर मॉडर्न पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात की जाए तो ज़्यादातर जिस इलाके का जिक्र इसराइली हुकूमत की जानिब से किया जाता है, इसराइली थिंक टैंक्स करते हैं, वो है दरियाए उर्दन से लेकर मेडिट्रेनियन सी। ये वो इलाका है जिसमें मौजूदा इसराइल भी मौजूद है, जिसमें गज़ा मौजूद है, जिसमें जो वेस्ट बैंक है यानी मगरबी किनारा, फ़लस्तीनी टेरिटरीज़, वो शामिल है। यानी एट द मोमेंट जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल बयानिया है, उसमें ये चीज़ तो अलल ऐलान कही जाती है कि ये इलाका जो है इसराइल का हिस्सा बनेगा, और गैर कानूनी तौर पर इन इलाकों के अंदर सेटलमेंट्स भी यहूदियों की बन रही है। मगरबी किनारे के अंदर जो एक्सपेंशनिज़म है इसराइल की जानिब से, वो जारी व सारी है। गज़ा के अंदर हाल ही में जो कुछ हुआ वो भी मौजूद है। लेकिन फिर ये ग्रेटर इसराइल क्या है?
अगर हम इसकी डीपली ज़रा स्टडी करें तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है, यानी इसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है, एहदनामा कदीम भी कहा जाता है, उसमें एक बुक है जिसे बुक ऑफ जेनेसिस कहा जाता है। उसमें कहा गया कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद या उनकी उम्मत को ये जो इलाका है उसका वादा किया है कि ये इलाका उन्हें मिलेगा। अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो कुदरत की जानिब से किया गया ये वादा बड़ी हद तक पूरा भी हुआ, क्योंकि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम और जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में करीबन लगभग ये वो सारा इलाका है जिन पर उनकी हुकूमत मौजूद थी, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी बनी इसराइल के पैगम्बरों में शुमार होते हैं। और ये हज़रत इसहाक जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे थे उनकी औलाद में से हैं। लेकिन मौजूदा दौर में अगर आप देखें तो हज़रत इब्राहीम के दूसरे साहबज़ादे जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम आपकी औलाद के में से आखिरी नबी जो हैं जनाब नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत जो है इन इलाकों पर बसती है और आपकी उम्मत ही इन इलाकों के अंदर जो है वो हुक्मरान है। तो एक तरह से अगर इस वादे की बात करें तो ये माजी के अंदर बड़ी हद तक पूरा हो चुका हुआ है सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में। तो मौजूदा दौर के अंदर इस हवाले से बात करना इंतहाई मज़ाक़खेज़ लगती है। बार बार कहा जाता है कि ये सरज़मीन जो है ये बनी इसराइल को दी जाएगी, यानी यहूदियों को दी जाएगी, और अभी तक इस हवाले से जो दावा है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस का उस पर वो कायम है, और हमें आए रोज़ इस हवाले से कोई ना कोई बयान या कोई ना कोई रिटॉरिक नज़र आती है। अगर मौजूदा दौर के बारे में बात की जाए तो इसका जो ज़्यादातर ज़िक्र है वो उस वक्त शुरू हुआ जब थ्योडोर हर्ज़ल, जो कि एक ज़ायनिस्ट लीडर थे और फाउंडर ऑफ इसराइल भी समझे जाते हैं, वो बड़ी ही जाँफशानी से साजिशों के ताने बाने बन रहे थे इसराइल के क़याम के लिए, और ये ज़्यादातर साजिशें जो थीं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थीं और ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ थीं। सबसे पहले उन्होंने आगाज़ किया ऑटोमन सुल्तान के साथ बातचीत के साथ। उन्होंने उन्हें ऑफ़र किया कि हम ऑटोमन एम्पायर का जितना भी कर्ज़ है वो उतारने को तैयार हैं अगर आप इस इलाके के अंदर हमें इसराइल बनाने की इजाज़त दे देंगे। और ये भी उन्होंने तस्लीम किया कि ऑटोमन एम्पायर के सुज़रेनिटी के अंदर, यानी ऑटोमन एम्पायर के अख्तियार के तहत ही ये रियासत कायम होगी, और इसके अंदर मौजूदा जो इलाका है फ़लस्तीन का वो शामिल होगा, लेकिन इस पर ऑटोमन एम्पायर का अख्तियार तस्वुर होगा। जो लोकल ऑटोनॉमी है, महदूद ऑटोनॉमी है, वो इसराइल को दी जाएगी। लेकिन जो सुल्तान थे उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने इसराइल को ये जगह नहीं ली, जिसके बाद साजिशों का एक दूसरा दौर शामिल होता है। इसमें बरतानिया भी शामिल है, इसमें अलाइड फोर्सेस शामिल हैं, इसमें अमेरिका शामिल है, इसमें और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी ताकतवर एंटिटीज़ शामिल हैं, जिसमें बहुत सी खुफिया तंजीमें शामिल हैं। ये सब दौर जो है ये कल्मिनेट होता है इसराइल के रियासत के वजूद पर। बरतानिया सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर के इस इलाके पर कब्ज़ा करता है और बाद में ये इलाका यहूदियों को दे दिया जाता है। फिर यूएनओ के अंदर एक पार्टीशन प्लान जो है वो सामने आता है। यूएनओ का जो पार्टीशन प्लान है वो उसे तस्लीम तो कर लिया जाता है, लेकिन थ्योडोर हर्ज़ल अपनी एक डायरी के अंदर लिखते हैं कि हमने इसे ज़रूर तस्लीम कर लिया बिकॉज़ ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब जानते हैं कि ऑटोमन एम्पायर के इस हिस्से पर जब बरतानिया का कब्ज़ा होता है तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो यहूदी सेटलर्स हैं उनको लाने का काम शुरू किया जाता है, और उसमें थ्योडोर हर्ज़ल की जो कायम करदा तंजीम है उसका बहुत ही अहम किरदार है। और ये जो ग्रेटर इसराइल की बात है उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि थ्योडोर हर्ज़ल की एक डायरी है, उसके इंग्लिश एडिशन के अंदर ये मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं कि जब वो ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान से इस हवाले से बातचीत करेंगे तो वो इस ग्रेटर इसराइल से स्टार्ट करेंगे, और ये उनके जहन में आइडिया था। बाद में जब पहले वज़ीर आज़म इसराइल के आते हैं डेविड बिन गुरियन, वो भी अपने बेटे को एक ख़त में लिखते हैं कि बेशक इसराइल का एक जो नक्शा है वो बरतानिया ने बनाया है, जबकि दूसरा नक्शा वो है जो हमारे दिलो दिमाग पर नक्श है, और ये वो नक्शा है जो कि दरिया नील से लेकर दरिया फ़रात तक है। तो कहीं ना कहीं जो ज्यूज़ हैं उनके जहन में ये चीज़ नक्श है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली अभी हमें 60-70 से ज़ायद साल हो गए हैं इसराइल को कायम हुए। अभी तक फ़लस्तीन का मसला जो है वो वहीं का वहीं खड़ा है। बावजूद बहुत सारी कोशिशों के मुकम्मल तौर पर एनेक्सेशन वेस्ट बैंक की गज़ा की नहीं हो सकी, अभी भी उस पर काम जारी है।
اور مستقبل قریب کے اندر بھی ہمیں توقع ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہی رہے گا، ابھی تک اس کا حل نہیں ہوگا۔ اگر اس ساری کانورسیشن یا اس کی ڈسکشن کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بڑی حد تک یہ جو کلیمز ہیں یہ الٹرا رائٹ جو اسرائیل کی یا جو قدامت پسند یہودی ہیں ان کی سپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے بار بار اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پریکٹیکلی اس کی ہمیں نہ تو کوئی اسرائیل کی آفیشیل پالیسی نظر آتی ہے، نہ ہی امریکہ کی پالیسی نظر آتی ہے، اور ابھی جب اس بیان کی مذمت سامنے آئی ہے تو نہ صرف مسلمان ممالک نے امریکی سفیر کے بیان کی مذمت کی ہے بلکہ بہت سے یورپین ممالک نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے کیا ڈیزائنز ہیں، کیا واقعتاً ان کی نظر جو اتنے بڑے علاقے پر ہے؟ اس حوالے سے آپ ہمیں کامنٹس میں لکھ کر اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے سلمان احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔